Good morning, students. So today we are going to for you are going to study factors affecting equilibrium. ठीक है ना। तो लास्ट में मैंने आपको 3 बातें बताई थी इसके लिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। आज हम उनको एलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे मैटर करते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहला फैक्टर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला फैक्टर है चेंज in concentration of reactant and product तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो पहले फैक्ट को पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरी एक रिएक्शन है, लेट अस अज्यूम अ रिएक्शन ए plus B gives is in equilibrium with C plus D। ठीक है ना। अगर हमारी एक ऐसी रिएक्शन आपके पास दी हुई है कि एक रिएक्शन ऐसी दी हुई है और आपके रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज होंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट की बात करते हैं। इफ़ पहला हमारे पास जो पहली कंडीशन आएगी, इफ concentration of reactant decreases। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहे थे हम लोग कि इधर कुछ कोई सी कंसंट्रेशन थी। फॉर एग्जांपल इसके कुछ हम कंसंट्रेशन मान के चले, मोलैरिटी में बात करते हैं। इसके ए मोल्स थे, इसकी ए मोलैरिटी थी, इसकी बी थी मोलैरिटी, इसकी सी थी और इसकी डी थी। ये इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट कंडीशन है। ठीक है ना। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, मतलब ए की वैल्यू जो ए की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना। अगर ए की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, हमें जो रेशियो था वो मेंटेन करके रखना था। के जो था वो क्या था, के था सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। ठीक है ना। ये था हमारे पास। अगर ये डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, अब के की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, लेकिन मेरे को के की वैल्यू तो चेंज करनी नहीं थी। के की वैल्यू चेंज नहीं करनी थी, इसलिए क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली सी या डी की कंसंट्रेशन भी कम होनी चाहिए थी। ठीक है ना। तो सी और डी की कंसंट्रेशन कुछ कम होगी, जो कि क्या होंगे, फिर से ये मतलब अब रिएक्शन क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी और फिर ए का फॉर्मेशन होगा। तो अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी और कुछ नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। उस पॉइंट पे इसी कंसंट्रेशन कुछ होगी जिनका रेशियो इस के बराबर वापस आ जाएगा। ठीक है ना। जो के सी है उसके बराबर आएगा। तो के सी तो हमारा कांस्टेंट था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं हम इसे। तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कांस्टेंट तभी रहेगा जब ये कम हुआ तो फिर ये भी कम होना चाहिए। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, दैट इज ए इज डिक्रीज्ड, देन द रिएक्शन will be reversed, रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना। और अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड रिवर्स एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच्ड। ठीक है ना। एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली इफ द concentration of reactant increases, ए की वैल्यू बढ़ गई। अगर हमारी रिएक्शन में ए की वैल्यू बढ़ गई, तब ए की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा, ये और मिक्स होंगे और ज़्यादा सी बनना चाहिए, क्योंकि के सी की वैल्यू वापस मेरे को कांस्टेंट चाहिए। इसकी वैल्यू इंक्रीज करी तो सी और डी की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। देयरफॉर देन द रिएक्शन विल proceed in forward direction till new equilibrium point is
रीच्ड। सिमिलरली ये तो हमने रिएक्टेंट के केस में बात करी, केस ऑफ प्रोडक्ट। अभी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज, प्रोडक्ट डिक्रीज, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर गया, फॉर एग्जांपल डी मैंने डिक्रीज करा दिया, डी का कंसंट्रेशन मेरा कम हुआ, ठीक है ना, कुछ करा हमने कि डी बाहर आ गया हमारे रिएक्शन से, रिएक्टेंट से हमारे मतलब प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो डी मिला था उसको हमने निकाल लिया बाहर, तो डी की कंसंट्रेशन कम हो गई। अगर डी की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, रिएक्शन फिर से क्या आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये कम हुआ है तो क्या होना चाहिए, इनका अमाउंट भी कम होना चाहिए। इनका अमाउंट कम कब होगा, जब ये दोनों मिलकर वापस ये बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, रिएक्शन, द रिएक्शन will proceed in forward direction, ठीक है ना, till new equilibrium point is reached, equilibrium point is reached। और लास्ट क्या है, if concentration, अच्छा इस पॉइंट से एक और चीज़ हमें पता चल रही है कि अगर हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंटली आप प्रोडक्ट को निकालते जाओ बाहर, प्रोडक्ट को बाहर निकालते जाओ, तो क्या होगा, इसी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए ये लोग मिक्स होते जाएंगे और आगे बढ़ता जाएगा। रिएक्शन को अगर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे लेके जाना है तो हमें करना क्या है, हमें बस प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल आपने अलग से प्रोडक्ट को क्या किया और डाल दिया, आपने क्या किया, जो यहाँ प्रोडक्ट बनना था इसमें और यही वाला प्रोडक्ट कहीं से और ऐड कर दिया लाके, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ डी इंक्रीजेस, देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। तो हमें पता चल जाएगा रिएक्शन क्या जाएगी, अब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना, टिल न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच्ड। तो ये चारों कहते हैं, ये तो इफेक्ट है हमारे कंसंट्रेशन की। अगर कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐसे चेंज हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी रिएक्शन के ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ जाएगा। तो हमें क्या पता चला, अगर एक की अमाउंट कम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, एक अमाउंट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही डी का अमाउंट कम हो गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, डी का अमाउंट इंक्रीज हो गया, सी का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट का अगर अमाउंट बढ़ रहा है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, प्रोडक्ट का अमाउंट घट रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कहता है, पहला पॉइंट। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, दूसरा फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो अगर हमारे पास जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर हो जाए चेंज, ठीक है ना, अगर आपका मान लो जो काम अपने आप हो रहा था, जैसे हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तब तो टेम्परेचर रिलीज करने के लिए आपके पास ऑप्शन है ना, अब टेम्परेचर ही हाई हो गया तो रिलीज तो होगा नहीं, तो ट्रांसफ़र होना नहीं है टेम्परेचर सिस्टम से सराउंडिंग में, तो कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो हीट ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगी, तो स्पॉन्टेनिटी चली जाएगी रिएक्शन की। ऐसा ही यहाँ पर भी है, क्या है टेम्परेचर का इफेक्ट, कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है तो मे भी क्या होगा, रिएक्शन की जो प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्या जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यही अगर आपका प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो आपकी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। तो लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं, एक्सोथर्मिक reactions are favored at low temperature, या फिर आप लिख सकते हो by decrease in temperature of system, ठीक है ना। whereas endothermic reaction हमने देखा था ना, डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच जब हमने लिखा था तो हमने देखा था कि
अगर डेल्टा एच तो आपका पॉजिटिव है और डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर हाई होगा, आपका टेम्परेचर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर आपका लो टेम्परेचर तो रिएक्शन आपकी बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो एंडोथर्मिक में इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि अगर हाई हो गया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे ही टेम्परेचर लो हो गया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और क्या जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना, फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सारे इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग ली चैटलियस प्रिंसिपल के ऊपर आएंगे। ठीक है ना, ये सारी की सारी बातें सब ली चैटलियस प्रिंसिपल के ही अकॉर्डिंगली लिखी जा रही हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद ही हमारा ली चैटलियस प्रिंसिपल आएगा। पहले हम लोग सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे। सेकंड इफेक्ट था चेंज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रेशर। ठीक है ना, कि प्रेशर के चेंज में क्या होगा, देखते हैं। तो अगर आप प्रेशर को क्या करो, इंक्रीज करो। ठीक है ना, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करो तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, हमने हमेशा से पढ़ा है कि प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। कैसा होता है, जस्ट अपोजिट। ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं, चाहे चेंज ऑफ स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, तो प्रेशर का इफेक्ट होता है और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाएगी चीज़। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाएगी चीज़। सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में बात करूं, इस केस में बात करूं कि अगर प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वो रिएक्शंस जिसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, तो वो लो प्रेशर से वो रिएक्शन हो जाएंगी। और जिसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे, वो हाई प्रेशर पे होगी। अब ऐसा क्यों होगा इसको समझते हैं। ठीक है ना, कंसिडर करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको समझते हैं। ठीक है ना, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लिया मैंने लिया N2O4, ये गैसेस है। ठीक है ना, इसने क्या बनाया, 2NO2 बनाया। यहाँ पर इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल, और यहाँ पर क्या है, 2 मोल। श्योरली हमें पता चल गया कि गैस के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए। ठीक है ना, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो गैसेस मोल्स हैं ये क्या होंगे, ये मतलब ये इसके लिए जगह कम लेक करेगा। ठीक है ना, आपको पता है 1 मोल जो गैस है वो वॉल्यूम कितना लेता है, 22.4 लेता है एनटीपी पे। और वही 2 मोल कितना लेता है, 22.4 या 44.8 लीटर लेगा। ठीक है ना, तो मतलब वॉल्यूम बढ़ गया ना, कुल मिला के वॉल्यूम बढ़ गया। आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, कम वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना, तो हमने क्या समझ में आया कि इफ नंबर ऑफ मोल्स increases in a reaction, that is delta N is positive। डेल्टा एन जी कैसा है, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एन जी आपका पॉजिटिव आ गया, यानी कि प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट रिएक्टेंट करते पॉजिटिव आया, देन ऑन डिक्रीजिंग pressure the equilibrium point shifts rightwards, that is forward reaction is favored। ठीक है ना, आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, ऐसे ही अगर क्या हो जाएगा, इफ नहीं, और ऐसे ही ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर,
प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे, अब प्रेशर को आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो रिएक्शन को पीछे की डायरेक्शन में धक्का देगा। दैट इज डेल्टा एन जी कैसा, अभी भी डेल्टा एन जी कैसा है, पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी कैसा है, पॉजिटिव है। और उस समय पे आपने प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आपने प्रेशर को बढ़ाया, देन द ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स। इसका मतलब क्या है, दैट इज रिवर्स रिएक्शन इज फेवर्ड। ठीक है ना। तो अगर आपको किसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपको क्या करना है, उसमें प्रेशर आपको इंक्रीज करना है अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। और अगर आपको रिएक्शन को आगे लेके जाना था तो आप क्या करते, इसका प्रेशर कम करते। आप बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाओगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी। ऐसे ही दूसरा केस लेते हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं 2 3। ठीक है ना। तो हमें पता चल गया यहाँ 1 मोल, यहाँ 3 मोल्स, और यहाँ पर इसके कितने गैस के 2 मोल्स। डेल्टा एन जी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 3, दैट इज 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है ना। तो इफ नंबर ऑफ मोल्स इन अ रिएक्शन डिक्रीजेस, ब्रैकेट में लिख लेंगे डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा, अब आपने क्या किया, प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये रिएक्शन, इसको तो वॉल्यूम कम चाहिए ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर द रिएक्शन will proceed in backward direction। ठीक है ना। और on increasing pressure the reaction will proceed in forward डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है ना। हाउएवर इफ द प्रेशर that is high pressure is favored for those reaction that takes place in decrease of total number of moles। मतलब अगर आगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे तो आपका हाई प्रेशर आपका फेवर करेगा और रिएक्शन को, यानी कि ये रिएक्शन आगे जाएगी। ये सब ली चैटलेट्स प्रिंसिपल है। ठीक है ना। अभी हम आगे लास्ट में इसको ली चैटलेट्स प्रिंसिपल से डिफाइन कर देंगे। ठीक है ना। तो इतना अब हमें समझ में आया कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या था। ठीक है ना। अच्छा, उन रिएक्शन के साथ होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, बराबर हैं। तो आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के लिए तो लिखें, नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन ऑफ प्रेशर इज सीन व्हेन देयर इज नो चेंज in total number of moles, that is डेल्टा एन जी अगर आपका ज़ीरो हो जाए तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसका, प्रेशर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करके रखेंगे कि आपका कोई चेंज नहीं होगा अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है, H2 प्लस I2 फॉर्म्स HI गैस। ठीक है ना।
उसको बैलेंस कर लेंगे तो 1 मोल इसका, 1 मोल इसका और 2 मोल इसके, तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है 2 माइनस 1 + 1 दैट इज 0। ठीक है ना। इस रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ चाहे प्रेशर घटाओ नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर ही हैं, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या हैं बराबर हैं दोनों तरफ, तो कोई इफेक्ट यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। तो these are the three effects that we have to see on the equilibrium कि इक्विलिब्रियम पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। पहले 2 इफेक्ट क्या थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अलग अलग, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2 था, इनको मैंने एक में बता दिया। सेकंड आपने पढ़ा क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड पढ़ा हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है ना। तो इस सबको सम अप करने के लिए ली चैटलियर ने क्या कहा, ली चैटलियर ने कहा if a system is in equilibrium is subjected to a change in concentration, temperature or pressure, the equilibrium shifts in the direction that tends to undo the effect of the change imposed। इसका मतलब जिसकी वजह से केसी की वैल्यू चेंज हो रही थी उसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है ना। उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए उसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था, देखेंगे फिर से कि मैंने आपको ये बताया था कि जब अगर ये कम हो गया तो इसको नलीफाई करने के लिए क्या हुआ, ये भी कम हुआ। ठीक है ना। तो यही हमारे चैटलियर ने कहा कि क्या कहा, ली चैटलियर ने ये कहा कि अगर जिस वजह से आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है वो क्या करेगा, वो ऐसे शिफ्ट होगा कि उस जो चेंज हुआ है उसको वो अंडू कर सके, मतलब वो उस चेंज का इफेक्ट को नलीफाई कर सके। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप लिखेंगे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, आपके सामने मैं लिखने वाला हूँ, लिखेंगे ली, साइंटिस्ट का नाम है ली चैटलियर्स, CHLIER, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है ना। इसी के हमने हर बात यही देखी ना, हर बार ये देखी कि जो इफेक्ट उसको नलीफाई कर रहा है उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। तो लिखेंगे इफ अ सिस्टम in equilibrium is subjected to a change in concentration, temperature, चाहे चेंज कंसंट्रेशन में हो चाहे चेंज टेम्परेचर में हो, और प्रेशर या चेंज प्रेशर में हो। ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपकी अगर चेंज हो रही हो और प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट मतलब कि रिएक्शन किस तरफ जाने वाली है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी, तब जाके रुकेगा। ठीक है ना। या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी कंसंट्रेशन किसकी बढ़ने वाली है, रिएक्टेंट की बढ़ने वाली है, प्रोडक्ट की घटने वाली है, तो पीछे जाके वो रुकेगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन such that it tends to undo the effect of the change imposed। जो भी चेंज किया गया है उसके इफेक्ट को वो क्या करे, ख़त्म कर सके। ऐसा हम लोग शिफ्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन ऐसी शिफ्ट होती है जो उसका काम हो उसको जस्ट अपोजिट हो जाए। ठीक है ना। तो ये था हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये सिमिलर टू लेंज लॉ भी है। अगर आप शायद अभी नहीं, हाँ 11th क्लास में जब आप जाओगे और आप वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, या क्लास 10th में भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा, तो लेंज लॉ यही बताता है कि जो डायरेक्शन आती है हमारे करंट की वो जस्ट ऐसी आती है कि वो उसके होने को अपोज करे, क्योंकि यूनिवर्स में हमेशा हर चीज़ स्टेबल रहना चाहती है। आप किसी चीज़ को अगर हिलाते हो, किसी चीज़ को उस जगह से हिलाते हो तो वो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल आपने स्प्रिंग को दबाया, जब आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो वो क्या करेगा,
जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने दबा के उसको एक्स्ट्रा दबा दिया था, वो उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए अपने आप को एलोंगेट भी करेगा, जस्ट अपोजिट भी काम करेगा, ठीक है ना। हर काम के लिए अपोजिट कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। तो यही कहलाता है, यही क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है, ये इसी प्रिंसिपल को उन्होंने ली चैटलिस्ट पेपर कहा गया है कि अगर जिसकी वजह से चेंज आ रहा है उसके चेंज को जस्ट अंडू अगर कर सको आप, तो दैट इज नोन एज ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल। उसको अंडू करने के लिए उसकी डायरेक्शन में वैसा काम होगा, एकदम जस्ट अपोजिट काम होगा, ठीक है ना। अभी एप्लीकेशंस क्या है इस ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल की, कि जब भी हमें कोई भी प्रोसेस आपको दिखाई देगा, उस प्रोसेस में जब आपको ये जानना है कि आपका इक्विलिब्रियम, आपको अगर मान लो कि आपको इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट करना है, तो आप ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल को कैसे यूज़ करोगे, आपको पता है इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करनी, तो आप क्या करोगे, आप सीधे क्या करोगे, प्रोडक्ट को बाहर निकाल लोगे। एक तरीका ये है। मान लो आप प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल सकते, दूसरा काम क्या करोगे, आप देखोगे पहले रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को और कम करोगे, बाहर के टेम्परेचर को, सराउंडिंग के टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, वहाँ आइस भर दोगे, तो क्या होगा, रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी और आगे की तरफ होएगी, ठीक है ना। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर आपने क्या देखा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, तो आप क्या करोगे, उसको हीटअप करोगे, अगर आप हीटअप करोगे तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तीसरा इफेक्ट क्या है, आपका प्रेशर का है। फॉर एग्जांपल आपके रिएक्शन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, फटाफट आपने क्या किया, बाहर का प्रेशर डिक्रीज करना शुरू करा, आपने बाहर वैक्यूम क्रिएट करनी शुरू कर दी, कंटेनर के बाद आपने वैक्यूम क्रिएट करी, तो क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज होगा। या फिर आप क्या करो, उस चीज़ को लेकर आप हाइट पे चले जाओ, हाइट पे जाते जाओगे वैसे ही आपकी क्या होगा, आपकी प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हुआ, तो वो जो होगा, जो प्रोसेस है वो इजीली होता जाएगा, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना था तो आप वहीं पर ही प्रेशर बढ़ा सकते थे, ठीक है ना। आपको अपनी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है ना। कई जगह आप देखोगे आपको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना है। जब बफर सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम चाहते हैं कि डायरेक्शन, हमारी जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में रहे, मतलब हमारे जो हमने एसिड अगर उसमें मिलाया तो वो एसिडिक मीडियम उसमें ना क्रिएट हो, H+ के आयन ना बने, H+ के आयन कम बने, हम ये चाहते हैं। तो अभी देखेंगे ये सब भी कि हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में भी चाहते हैं, कई जगह पर हम चाहते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है वो नहीं चेंज हो, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे देख करेंगे, वहाँ वहाँ पर हमें ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रेशर का दूसरा इफेक्ट क्या है कि अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर आपको प्रेशर बढ़ाना है। आप प्रेशर बढ़ाओगे तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम किया, तभी तो रिएक्टेंट के लिए जगह नहीं बची, तो रिएक्टेंट ने क्या किया, मिक्स होना शुरू कर दिया, और रिएक्टेंट मिक्स होगा, वॉल्यूम कम था, रिएक्टेंट मिक्स हुआ तो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से वॉल्यूम कम हो रहा था तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए जब जब तक मिक्स होते रहेंगे, जब तक वो वॉल्यूम उसका उसका जो जो प्रेशर बढ़ाने के बाद जो उसमें चेंजेस आए हैं, जो उसके उसके पार्टिकल्स पास हैं, वो इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, मतलब वो एक ऐसी कंसंट्रेशन ना बना ले कि वो एकदम वो ऐसी जगह पे आ जाए कि अब इक्विलिब्रियम फिर से रीच हो जाए, अब कोई चेंज ना हो रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो अब अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना। वो हमने पढ़े हैं कि अगर हमारा केपी और केसी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि केपी क्या है, केसी क्या है, ठीक है ना। तो केपी केसी के आपस में रिलेशन में हमने पढ़ लिया है कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन, ठीक है ना। तो ये रिलेशंस को अब हम यूज़ कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके बुक में दिस इज अ बुक, बुक not having a book in the current time, okay। तो देखते हैं, तो 5, तो एक क्वेश्चन ऐसे उठा लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बोलता हूँ, आप लिखेंगे और देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इज सॉरी 3 moles of PCl5 is kept in 1 liter closed vessel, ClOACD closed vessel, ठीक है ना, एक बंद वेसल में आपके और रखा गया है, is allowed to attain equilibrium
एट 380 केल्विन, ठीक है ना, 380 केल्विन पे आ जाए. सो कैलकुलेट द कंपोजिशन of the mixture at equilibrium. Kc is equal to 1. PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas, ठीक है ना. ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना. आपको पता था एट टी इक्वल टू 0 इनिशियली कितने 3 मोल्स थे, इनके 0 मोल्स थे. कुछ टाइम बाद रिएक्शन प्रोसीड होगी, इसके मोल्स एक्स कम हो जाएंगे, इसका 1 मोल कम होता है तो इसके एक मोल बनते हैं, तो इसके भी एक्स मोल बनेंगे, इसके भी एक्स मोल बनेंगे. तो अब आपको जब के सी निकालना है तो आपको पता है के सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5. तो ये टाइम कब है, टाइम इक्वल टू TC जब KC रीच हो चुका है, KC आ चुका है आपका, ठीक है ना. इक्विलिब्रियम का टाइम है, ठीक है ना. इक्विलिब्रियम टाइम पे हमने क्या किया, ये किया है. तो इस पे टेम्परेचर मेरे को पता चल गया कितना है, 380 केल्विन है. तो KC हमने क्या निकाला, KC इज अचीव टू बी PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन हमारी x है, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन मेरी x है, और PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन 3 - x है, ठीक है ना. तो व्हाट वी गेट, हमें KC की वैल्यू दे रखी है 1.8, ठीक है ना. तो 1.8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 - x, ठीक है ना. हम लिखेंगे 5.4 माइनस 1.8x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सबको एक तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1.8x माइनस 5.4 इज इक्वल टू 0. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई. अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कितना इसमें कॉन्सेंट्रेशंस आई हैं इनकी, ठीक है ना. तो वी हैव टू कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर की, इसमें कितना कितना PCl5 और PCl3 बना है, ठीक है ना. तो हमें स्टार्टिंग में मोल्स पता है, हम बाद के मोल्स निकाल लेंगे. तो x की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ठीक है ना, अपॉन 2a 2 इंटू 1, ठीक है ना. सॉल्व करेंगे इसको. सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर आएगा तो एक आंसर आपका आएगा पॉजिटिव में और एक आंसर आपका नेगेटिव में आएगा. तो नेगेटिव आंसर को हम कर देंगे नेग्लेक्ट, ठीक है ना. वी विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि मोल्स नेगेटिव में नहीं आ सकते, ठीक है ना. इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 पॉइंट, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.59, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2, ठीक है ना. तो इसका मतलब अब आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 3 - 1.59, जो कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, PCl5 की है. कितनी आ रही है ये, PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारी 1.41. सिमिलरली इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, ये बचेंगे 1.41 मोल्स, और बाकी PCl3 और PCl2 के मोल्स बराबर बनेंगे, तो कितने बनेंगे 1.59 मोल्स. तो अगर आप 1 लीटर का सोल्यूशन ले लेते तो सब पूरा सोल्यूशन क्या होता, ये इसकी मोलैरिटी 1.41 मोल पर लीटर आती, इन दोनों की मोलैरिटी कितनी आती, 1.59 मोल्स पर लीटर, ठीक है ना. तो ये हमारे मिक्सचर की कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमने निकाली, ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, ठीक है. To do this question in your copy, and your copies will be checked on Monday, ठीक है ना. So bring your copies with whole work done till today's class. Thank you.